प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे यूट्यूब चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार, निर्माण आईएएस की इस एमसीक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। मैं भी सुजीत तिवारी आप लोगों को इस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से पूरे एक साल का करंट अफेयर तैयार कराने का प्रयास कर रहा हूं और इसमें हम लोगों ने वेल रिसर्च करके और वैसे संभावित क्वेश्चन जो कि करंट अफेयर के लिए 2023 के लिए संभावित है, मंथली वाइज आपको प्रोवाइड कराने का प्रयास किया है। इसमें अभी हम लोगों का मई और जून महीना जो 2022 का चल रहा था उसी के साथ शुरू कर रहे हैं। तो आइए आज हमारा इस क्लास में आप कंटिन्यू करते हैं। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग डार्क नेट। डार्क नेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब यहां डार्क नेट काफी चर्चा में रहा है और चर्चा में क्यों रहा है? ये द हिंदू का एक आर्टिकल है, एक्सप्लेन व्हाट आर डार्क पैटर्न्स इन द इंटरनेट। कह रहा है कि व्हाट आर डार्क पैटर्न्स ऑन द इंटरनेट, हाउ आर यूजर्स गेटिंग अफेक्टेड बाय देम। इसका मतलब है कि डार्क नेट कोई अच्छी चीज तो नहीं है, उससे यूजर्स क्या हो रहे हैं? गेटिंग अफेक्टेड बाय देम। तो अब आइए प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न कह रहा है कि डार्क नेट पर सामग्री के लिए TOR द ओनियन रिंग, टोर, TOR द ओनियन रिंग, टोर जैसे विशिष्ट ब्राउजर की आवश्यकता होती है। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कि डार्क नेट अपने आप में डीप वेब का केवल एक हिस्सा है, जो एक व्यापक अवधारणा है। डीप वेब एक व्यापक अवधारणा है जिसमें ऐसी साइटें शामिल हैं जो पासवर्ड द्वारा सुरक्षित है। तो जो पासवर्ड द्वारा सुरक्षित है, ऐसी साइटें शामिल हैं। फिर तीसरा ऑप्शन है कि हाइड्रा मार्केट को, अब यहां पे हाइड्रा मार्केट एक टर्म आया है, ये क्या होता है ये भी जानेंगे। हाइड्रा मार्केट को अवैध वस्तुओं और सेवाओं का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डार्क नेट मार्केटप्लेस माना जाता है। चौथा ऑप्शन है कि इससे एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के कारण डार्क नेट उच्च स्तर की पारदर्शिता प्रदान करता है, इसीलिए यह खुफिया कार्यों के लिए सुरक्षित है। तो ये चार ऑप्शन हो गए जिसमें कि ये डार्क नेट के बारे में बताया गया कि डार्क नेट, और इन चार ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन की पहचान करनी है। इसका कोड दिया गया है। अब इसको आइए एक्सप्लेन पे देखते हैं कि ये क्या है डार्क नेट। देखिए, डार्क नेट पर सामग्री इंक्रिप्टेड है और इसके लिए TOR द ओनियन रिंग जैसे विशिष्ट ब्राउजर की आवश्यकता होती है। बेसिकली जो डार्क नेट है, डार्क नेट इंटरनेट एक बहुत बड़ा ह्यूज एरिया है। उस इंटरनेट के ऐसे भाग को जिसको सामान्य जो सर्च इंजन है, जैसे गूगल सर्च इंजन हो गया, गूगल का हो गया, या फिर कोई ऐसा सर्च इंजन जो कि डेली यूज में होता है, उसके माध्यम से एक्सेस नहीं किया जा सके, और वहां पर एक्सेस करने के लिए आपको विशेष तरीके के पासवर्ड की आवश्यकता हो, इसको हम कहते हैं डार्क वेब। ठीक है, तो डार्क वेब में क्या है कि यहां पर सामग्री इंक्रिप्टेड होती है, अर्थात डार्क वेब में जो भी इंफॉर्मेशन दिया रहता है वो सामान्य ऐसे इंग्लिश में या हिंदी भाषा में लिखा नहीं रहता है, बल्कि वो इंक्रिप्टेड होता है। अगर आप उसका कोड डालेंगे तभी वह उसका इंक्रिप्शन आपके लिए फिर सामान्य लैंग्वेज में खुल जाएगा। और इसके लिए TOR एक टाइप का, जैसे हम लोग गूगल सर्च इंजन यूज करते हैं, उसी प्रकार का एक सर्च इंजन है। ऐसे बहुत सारे सर्च इंजन डार्क नेट में यूज होते हैं, लेकिन एक सर्च इंजन TOR भी है जो कि डार्क नेट में यूज होता है, जैसे विशिष्ट ब्राउजर की आवश्यकता होती है। फिर कहता है इंटरनेट का वह भाग जिसे गूगल जैसे पारंपरिक खोज इंजनों के माध्यम से एक्सेस नहीं किया जा सकता है, और न ही यहां क्रोम जैसे सामान्य ब्राउजर के द्वारा पहुंचा जा सकता है। तो अर्थात गूगल और गूगल क्रोम ये सब जो डेटा नहीं देते हैं, वैसे डेटा यहां पर डार्क वेब में स्टोर्ड होते हैं, और वो भी
इनक्रिप्टेड फॉर्म में। कह रहे डार्क नेट अपने आप में डीप वेब का केवल एक हिस्सा है जो एक व्यापक अवधारणा है। अब यहां पर आपको समझना है डीप वेब, डीप का मतलब बहुत गहरा, वेब का मतलब वेबसाइट का वैसा गहरा भाग जिसको सामान्य सर्च इंजनों के माध्यम से एक्सेस नहीं किया जा सके। तो डीप वेब बहुत बड़ा एरिया है। उसी डीप वेब में एक सेक्शन को हम डार्क नेट या डार्क वेब भी कहते हैं। डीप वेब अपने आप में बहुत बड़ा है। उस डीप वेब में सिर्फ एक भाग डार्क नेट है जो पासवर्ड द्वारा सुरक्षित होते हैं। फिर है कि हाइड्रा मार्केट, अभी चर्चा में ये प्रश्न हम देखा था। हाइड्रा मार्केट क्या है? ये अवैध वस्तुओं और सेवाओं का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डार्क नेट है। तो सबसे बड़ा और सबसे पुराना जो अवैध गतिविधियों के लिए, अर्थात जो इलीगल मनी ट्रांसफर हो गया या फिर कोई नशीले दवाओं का परचेजिंग हो गया या क्रय विक्रय हो गया, ऐसे चीजों के लिए हाइड्रा मार्केट एक टर्म यूज किया जाता है। जो कि हाइड्रा मार्केट क्या है? डार्क नेट का एक भाग, एक ऐसा वेबसाइट है जो कि क्या करता है, ये दुनिया का सबसे पुराना वेबसाइट है जो क्या सप्लाई करता है? अवैध वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई करता है, इसके माध्यम से होती है, और ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना। तो आइए अब ऑप्शन पे देखते हैं। यहां देखिए कह रहा है कि डार्क नेट पर सामग्री के लिए TOR द ओनियन रिंग जैसे विशिष्ट ब्राउजर की आवश्यकता होती है, ये तो सही है। फिर सेकंड है कि डार्क नेट अपने आप में डीप वेब का केवल एक हिस्सा है, ये भी सही है। डीप वेब बहुत बड़ा एरिया है जिसमें एक भाग को हम डार्क वेब कहते हैं, ठीक है। तो केवल एक हिस्सा है, ये भी सही है। जो एक व्यापक अवधारणा है, व्यापक अवधारणा क्या है? डार्क नेट अपने आप में डीप वेब का केवल एक हिस्सा है। तो डीप वेब एक बहुत बड़ा अवधारणा है, उसी का एक भाग डार्क नेट है, ये सही है, जिसमें ऐसी साइटें होती हैं जो पासवर्ड द्वारा सुरक्षित है। तो ये ऑप्शन भी सही है। फिर हाइड्रा मार्केट को अवैध वस्तुओं और सेवाओं का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डार्क नेट मार्केट प्लेस माना जाता है। अब यहां पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। जब यूपीएससी क्वेश्चन बनाता है, हम जब क्वेश्चन तैयार करते हैं तो हमारा मकसद ये होता है कि हम आपको यह बता सके कि आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने हैं, क्वेश्चन आते कैसे हैं। हम जो क्वेश्चन सीधे पूछ रहे, जरूरी नहीं कि यही सारे क्वेश्चन वहां एग्जाम हॉल में रिपीट हो, लेकिन हमारा प्रयास रहता है कि आप पैटर्न को समझ लें कि वहां जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको एलिमिनेट कैसे किया जा सकता है। तो इसीलिए इस ऑप्शन को, थर्ड नंबर ऑप्शन को इसीलिए डाला गया था। हाइड्रा मार्केट को अवैध वस्तुओं और सेवाओं का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना, ऐसा अगर ऑप्शन आपको यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर में दिख जाए तो थोड़ा चौकन्ना हो जाना है, क्योंकि मैक्सिमम केस में ऐसे ऑप्शन गलत होते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर चूंकि हम जानते हैं, हमने इसीलिए इसको सही दिया था ताकि आपको एक बार रोक करके आपको ये समझाया जा सके। तो ये हाइड्रा मार्केट अवैध वस्तुओं और सेवाओं का दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना डार्क मार्केट प्लेस माना जाता है, ये ऑप्शन भी सही था। इसके एंड टू एंड इंक्रिप्शन के कारण डार्क नेट उच्च स्तर की पारदर्शिता प्रदान करता है, इसलिए खुफिया कार्य के लिए सुरक्षित है। यह पारदर्शिता प्रदान करता है। प्रश्न यार, तो डार्क नेट क्या है? सीक्रेट है, यह पारदर्शी नहीं है। जो चीजें गूगल पे हैं, जो कि क्रोम ब्राउजर से एक्सेस की जा सकती है, वो पारदर्शी है, लेकिन यहां पर आपको एक्सेस करने के लिए क्या होता है? आपको एक स्पेशल पासवर्ड की जरूरत पड़ती है, इसलिए यह पारदर्शी नहीं होता है। यहां पर अवैध गतिविधियां संचालित की जाती है। तो ऐसे में ये चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो अब 1, 2 और 3 सही है, ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, ये मई जून में 2022 में काफी चर्चा में रहा था। न्यूज क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पेमेंट विजन 2025। पहला ऑप्शन है, पेमेंट्स विजन 2025 वाज रिलीज्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई, अर्थात पेमेंट विजन 2025 को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया था। सेकंड ऑप्शन है कि पेमेंट विजन 2025 1 करोड़ से अधिक के कॉर्पोरेट भुगतानों के नियमन का प्रयास करता है। थर्ड है, पेमेंट्स विजन 2025 का उद्देश्य एनएसई में सूचीबद्ध शेयरों के ओवर लिवरेजिंग को काउंटर करना है।
ये 3 ऑप्शन हैं। एक बात मैं आप लोगों को बहुत पहले बता देता हूं कि निर्माण आईएएस जो ये पहल कर रहा है और जो हम लोग इसमें रिसर्च कर रहे हैं, ऐसी पहल आपको शायद और कहीं पर नहीं मिलेगी। कारण क्या है, हम में और बाकियों में डिफरेंस ये है कि हम क्वेश्चन को बनाते समय इस बात का ध्यान रखते हैं कि बच्चों को क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ट्रेंड किया जा सके। हम क्वेश्चन को टफ बनाने का या फिर ऐसा करने का कि भाई बुझो तो जाने वाले क्वेश्चन नहीं तैयार करते हैं। हम आपको तैयार करते हैं कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें कि आपको कम पता है तो आपको कैसे सही करना है, इसके लिए हम इसको रिसर्च करके यूपीएससी के पैटर्न को समझ करके फिर क्वेश्चन लाते हैं। तो आइए इसमें समझते हैं। अब ये 3 ऑप्शन हो गए आपके। अब इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 1 2 3 कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है इसको देखते हैं। और ये बहुत ही पेमेंट विजन 2025 बहुत चर्चा में रहा है पिछले साल इकोनॉमी के लिए, तो इसको बहुत ही बढ़िया से जरूर तैयार कर लेना है आपको। आइए इसको देखते हैं। तो पहला है आरबीआई गवर्नर ने बिग टेक और फिनटेक कंपनियों के लिए। अब यहां पर आपको पता होना चाहिए कि बिग टेक क्या है और फिनटेक क्या है। बिग टेक का मतलब कि कोई भी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कंपनियों की बहुत बड़ी कंपनी है वो बिग टेक कहलाती है। और जबकि फिनटेक क्या है, फिनटेक का मतलब कि वैसी कोई भी बड़ी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कंपनी जो कि फाइनेंस के क्षेत्र में काम करती है उसे हम फिनटेक कहते हैं। जैसे ऐसे आपको और भी बहुत सारे शब्द सुनने को मिल जाएंगे, जैसे इडुटेक। एजुकेशन के क्षेत्र में जो कोई बहुत बड़ी कंपनी काम कर रही है टेक्नोलॉजी के साथ तो वो इडुटेक हो जाएंगी। तो वैसे ही बिग टेक और फिनटेक कंपनियों के रेगुलेशन की मांग की है। अब आरबीआई किसकी रेगुलेशन की बात कर रहा है? बिग टेक और फिनटेक कंपनियों के लिए। इसके लिए सुरक्षित और किफायती ई भुगतान प्रदान करने के उद्देश्य से आरबीआई एक दस्तावेज पेमेंट विजन 2025 लेकर के आया। तो यहां पर आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो दस्तावेज है पेमेंट विजन 2025 है ये एनपीसीआई नहीं, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने नहीं, बल्कि किसने जारी किया है? आरबीआई ने किया है। अगला है कि अब ये क्या है, विजन क्या है भाई? अपने विजन 2025 के हिस्से के रूप में आरबीआई भुगतान स्थान में बड़ी तकनीकी और फिनटेक के विनियमन का प्रयास करता है। भुगतान पर दिशा निर्देशों का पता लगाएगा जिसमें बीएनपीएल, ये ध्यान रख रहे हैं, बाई नाउ पेमेंट लेटर या बाई नाउ पे लेटर, ठीक है, मतलब अभी खरीदे और भुगतान बाद में करें, ऐसी सेवाएं शामिल हैं। जो सीबीडीसी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, सीबीडीसी को शामिल करने की दिशा में काम करती है। निरंतर लिंक्ड सेटलमेंट में रुपए का 18 मुद्रा में क्रॉस करेंसी सेटलमेंट के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये कह रहा है कि ये जो पेमेंट विजन है ये किस लिए है? ये रुपए को और भी 18 मुद्राओं में इजीली कन्वर्ट किया जा सके और उसके बाद अपना पेमेंट किया जा सके, ताकि बड़ी बड़ी जो फिनटेक कंपनियां हैं वे कभी दूसरे देश की मुद्रा का यूज करके या फिर कोई ऐसी फ्रॉड कर सके, फ्रॉड करती है तो उनको रोका जा सके। और इन सभी 18 मुद्राओं में रेगुलेशन करके इन मुद्राओं में अगर कोई इलीगल ट्रांसफर हो रहा है तो उसको मैनेज किया जा सके। इस तरह के विनियमन की आवश्यकता क्यों है भाई? तो क्योंकि बहुत सारी चिंताएं जुड़ी हुई रहती है ऐसे, जैसे कि ग्राहक डेटा और परिष्कृत एल्गोरिदम का उपयोग करके। जैसे बहुत सारी जो फिनटेक है या फिर बिग टेक है वो क्या करती है, एल्गोरिदम, बहुत हैवी एल्गोरिदम डिजाइन करती है और उन एल्गोरिदम का यूज करके अपने ट्रांजैक्शंस को छुपा लेती है। तो इन सब से बचने के लिए ही आरबीआई ने पेमेंट विजन 2025 जैसा दस्तावेज इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है, अब आइए प्रश्न पे आते हैं। कहता है कि निम्न में से कितने कथन सही हैं? तो पहला है पेमेंट विजन 2025 को नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया था, तो ये गलत हो गया क्योंकि ये आरबीआई द्वारा जारी किया गया है। पेमेंट विजन 2025 1 करोड़ से अधिक के कॉर्पोरेट भुगतान के नियमन का प्रयास करता है। ऐसा कोई बाउंडेशन कि कितना पैसा ट्रांसफर होगा उसके ऊपर हम रेगुलेट करेंगे, ऐसा कोई बाउंडेशन इसमें नहीं लगाया गया है। फिर है कि तीसरा, पेमेंट विजन 2025 का उद्देश्य एनएसई में सूचीबद्ध शेयरों को, एनएसई मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध शेयरों के ओवर लीवरेजिंग को काउंटर करना है।
तो इससे इस विजन में, चूंकि शेयर मार्केट से जुड़े मामलों को आरबीआई नहीं देखता है, उसके लिए सेबी एक अलग संस्था है जो देखती है, और आरबीआई जब ये डॉक्यूमेंट जारी कर रहा है तो इसका शेयर से कोई लेना देना नहीं होगा। ऐसे प्रश्न यूपीएससी पूछता है जो कि आसानी से ऑप्शन इलिमिनेट हो सकते हैं, तो ये उसी टाइप का ऑप्शन है जिसको कि आप देखते ही आसानी से इलिमिनेट कर सकते हैं अगर आप कॉन्शियस है तो इस तरीके से पहला भी गलत हो गया, सेकंड भी गलत हो गया और थर्ड भी। तो कितने कथन सही हैं? तो निम्न में से कोई भी कथन सत्य नहीं है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, ये जो प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड जो है, ये पिछले साल बहुत चर्चा में रहा था। बहुत चर्चा में रहने का कारण था कि कोरोना के काल में एक और फंड जारी किया गया था, एक और फंड तैयार किया गया था। आप लोगों ने नाम सुना होगा, पीएम केयर्स फंड। तो पीएम केयर्स फंड, तो बहुत सारे जो आलोचक थे उनका कहना था कि जब ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड एग्जिस्ट करता है, तो एक पैरेलल और एक नया फंड तैयार करने का क्या पर्पस था। तो इसीलिए, और चूंकि उसी पीएम केयर्स फंड में ही बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने, हमने भी कुछ डोनेशन दिया था कोरोना काल में, तो अब वही दोनों फंड चर्चा में आ गए हैं। तो यहां हमने प्रश्न पूछा है पीएम एनआरएफ के साथ प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। आपके लिए एक होमवर्क है कि आप अपने साथ बैठ करके और पीएम केयर्स फंड के बारे में पूरी डिटेलिंग जरूर कर लें। चलिए आइए इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। इस फंड का गठन संसद द्वारा किया गया था। पीएम एनआरएफ वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द पार्लियामेंट। फिर है कि यह पाकिस्तान में विस्थापित व्यक्तियों की सहायता के लिए स्थापित किया गया था। इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू असिस्ट डिस्प्लेस्ड पर्संस फ्रॉम पाकिस्तान। फिर है कि कोष की स्थापना श्री लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्रित्व काल में की गई थी। द फंड वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ श्री लाल बहादुर शास्त्री। फिर है कि फंड को बजटीय समर्थन मिलता है। अगला है, निधि के कोष को राहत कार्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए निवेश या विनियोजित नहीं किया जा सकता है, सिर्फ राहत कोष में ही यूज किया जा सकता है। तो अगर आपको ये नहीं पता है तो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार, ये बहुत ही संभावित प्रश्न हो सकता है पीएम केयर फंड के बारे में। अब आइए इसको देखते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जनवरी 1948 में एक अपील के अनुसरण में पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों की सहायता के लिए, जो कि पाकिस्तान से 1948 में विभाजन के बाद त्रासदी के दौर में पाकिस्तान से भारत आए थे, उनकी सहायता के लिए प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड की स्थापना की थी। ठीक है, 1948 में, ये भी डेट भी याद रखिएगा। पीएमएनआरएफ के संसाधनों का उपयोग अब मुख्य रूप से प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, चक्रवात और भूकंप आदि में मारे गए लोगों के परिवार और बड़ी दुर्घटनाओं और दंगों के पीड़ितों की तत्काल राहत प्रदान करने के लिए किया जाता है। उस समय यह फंड बनाया गया था पाकिस्तान से विस्थापित लोगों के लिए, लेकिन अब तो चूंकि ऐसी स्थिति नहीं है, इसीलिए अब अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है, देश में कोई भी बड़ी आपदा आती है, तो उसमें इस फंड का यूज किया जाता है। तीसरा ऑप्शन है कि फंड में पूरी तरह से सार्वजनिक योगदान होता है। सार्वजनिक योगदान का मतलब क्या है, और इसे कोई बजटीय सहायता नहीं। सार्वजनिक योगदान का मतलब है कि पब्लिक लोग पैसा इस फंड में जमा करते हैं और उसी पैसे को राहत कार्यों में खर्च किया जाता है। इसके लिए अलग से सरकार कोई बजट से पैसा बजट से इसको लेकर कोई फंड नहीं बनाती है। ठीक है, यह व्यक्तियों, संगठनों, ट्रस्टों, कंपनियों और संस्थानों आदि से स्वैच्छिक योगदान स्वीकार करता है, और इसके लिए सभी योगदान, यह ध्यान रखना है, आईटी एक्ट, यहां पर आईटी एक्ट मिस हो गया है, इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80G के तहत आयकर से मुक्त है। अर्थात अगर आप इस ट्रस्ट में, इस फंड में पैसा जमा करते हैं, तो उसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न शो करने की आवश्यकता नहीं होगी, और आप पर इस जमा करने के लिए आपको इनकम टैक्स नहीं देना होगा। फिर है, निधि के कोष को विभिन्न रूपों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के साथ निवेश किया जाता है। अर्थात इस फंड में जो पैसा आता है, वो पैसा सिर्फ फंड में पड़ा नहीं रहता है। जब कोई राहत कार्य की आवश्यकता होती है तब तो उसका यूज किया जाता है, लेकिन जो पैसा शेष बच गया, उस पैसे को बैंकों के साथ मिल करके
इन्वेस्ट कर दिया जाता है ताकि वह पैसा सिर्फ पड़ा नहीं रहे बल्कि वह बढ़ता रहे, और प्रधानमंत्री के अनुमोदन से इसका भुगतान किया जाता है। इसका गठन संसद द्वारा नहीं, ये तो हम भी जानते हैं। इस फंड को आयकर अधिनियम के तहत एक ट्रस्ट के रूप में मान्यता, हाँ तो ये ध्यान रखना है, ये एक ट्रस्ट फंड है, ये कोई सरकारी फंड नहीं है बल्कि ये ट्रस्ट का फंड माना जाता है, और इसका प्रबंधन प्रधानमंत्री या राष्ट्रीय कारणों से कोई प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। सामान्य रूप से प्रधानमंत्री ही इस फंड के हेड होते हैं, प्रबंधन वही देखते हैं, लेकिन अगर प्रधानमंत्री चाहे तो वो किसी और व्यक्ति को भी इसके लिए नॉमिनेटेड कर सकते हैं, नामित कर सकते हैं। अब आइए ऑप्शन पे आते हैं। तो इनका गठन संसद द्वारा किया गया था, ये तो ऑप्शन गलत हो गया, संसद ने इसका गठन नहीं किया था। दूसरा है, यह पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्तियों को सहायता के लिए स्थापित किया गया था, बिल्कुल सही है। 1948 में विभाजन के बाद जो लोग आए थे उन्हीं के लिए किया गया था। कोष की स्थापना लाल बहादुर शास्त्री जी ने नहीं बल्कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। फिर फंड को बजटीय समर्थन नहीं, कोई बजटीय समर्थन नहीं मिलता है बल्कि स्वैच्छिक अनुदान से फंड तैयार होता है। फिर कि निधि के कोष को राहत कार्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए निवेश या विनियोजित नहीं किया जा सकता है, तो यह ऑप्शन भी गलत है, क्योंकि इसमें सिर्फ किसी एक पर्पस, देश में कोई भी आपदा आए वहां राहत कार्य भी किया जा सकता है, और साथ ही कोई अगर अन्य ऐसी आवश्यकता है जिसमें कि तत्काल धन की आवश्यकता है जो कि पब्लिक वेलफेयर से जुड़ा है, तो उसमें भी इस धन का निवेश किया जा सकता है। तो इस तरीके से कह रहा है कि ऊपर दिए गए कितने कथन सही हैं, तो यहां पर 1, 2, 3 और 4 गलत हो गए, 5 में से केवल एक कथन सही है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल एक कथन सही है। और पिछले 2 साल से यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछने लगा है जिसमें केवल एक सही है, केवल 2 कथन सही है, 3 कथन सही है। ऐसे वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो रियली बहुत टफ हो जाते हैं, लेकिन एक जो हमने एनालिसिस करा है उसका एक सोल्यूशन हमने जो देखा है कि अधिकतम केस में अगर आपने 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया है तो वहां पर 2 ही कथन सही वाले ऑप्शन अधिक मिले हैं, अब तक ऐसा देखा गया है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, ये तो हमेशा चर्चा में रहने वाला न्यूज है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मेंबर्स ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। केंद्रीय सूचना आयोग ये हमेशा चर्चा में रहता है। केंद्रीय सूचना आयोग, क्योंकि सूचना को लेकर के अक्सर विपक्ष का आरोप रहता है कि सरकार सूचनाएं देने से मना करती है, और आम लोगों की भी शिकायतें रहती हैं कि सरकार या फिर जो अधिकारी होते हैं वे ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 का उसको माध्यम बना करके या फिर उसको किया बहुत ही सेक्रेट फाइल है ऐसा बहाना बना करके इंफॉर्मेशन देने से बार बार मना करते रहते हैं। तो ऐसे में यह काफी न्यूज में रहने वाला टॉपिक है, आइए इसको देखते हैं। चलिए प्रश्न है, इसकी नियुक्ति, इनकी नियुक्ति केंद्रीय सूचना आयोग के हेड की भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। थोड़ा समझदारी से काम लेना है, ऐसे प्रश्नों में बहुत ही डेडिकेशन और नॉलेज की जरूरत होती है। चयन समिति में केवल प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। फिर है, वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं, अर्थात पुनर्नियुक्ति होती है, लेकिन आयु सीमा 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ऊपर दिए कथनों में से कौन सा गलत है? अब एक और ट्रिक, एक और सावधानी, ट्रिक नहीं कहूंगा इसको, कि जैसे ही प्रश्न पढ़े सही या गलत लिखा उसको तुरंत घेर ले, ताकि दिमाग उस बात पे कंसंट्रेट रहे कि हमें सही पहचानना है कि गलत पहचानना है। अब आइए इसका आंसर देख लेते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 2005 में हम जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि केंद्र सरकार द्वारा 2005 में की गई थी, और इसका गठन सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से किया गया था। आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 से अधिक सूचना आयुक्त नहीं होते हैं, अर्थात मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में, सीआईसी में अधिकतम 11 सदस्य हो सकते हैं। एक तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर
और 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होते हैं। तो 10 और 1 11 से अधिक लोग इसमें शामिल नहीं होते हैं। इन्हें राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर नियुक्त किया जाता है। तो ये हम ध्यान रखते हैं कि अधिकतम नियुक्ति जो होती है केंद्र स्तर पर जो बड़े अधिकारियों की होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही और राष्ट्रपति के नाम से ही होती है। प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्ति रेयरेस्ट केस में ही शायद किसी की हो, जिसके अध्यक्ष के रूप में। अब ये ध्यान रखना है कि जो चयन समिति बनती है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर की नियुक्ति के लिए जो चयन समिति बनती है उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? उसके अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री होते हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। तो अध्यक्ष में पीएम हो गए, लोकसभा में विपक्ष के नेता हो गए और प्रधानमंत्री द्वारा नॉमिनेटेड कोई भी एक कैबिनेट मिनिस्टर उसमें शामिल होते हैं। और ये सिफारिश करते हैं किसको? सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति को, और फिर राष्ट्रपति उस व्यक्ति को अपने मुहर के माध्यम से क्या बना देता है? उस पर साइन करके और उनको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना देता है। मुख्य सूचना आयुक्त और एक सूचना आयुक्त केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित अवधि के लिए, अब यहां ध्यान रखना है कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए या जब तक वे 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते, जो भी पहले हो पद रहा है। तो यहां पर चूंकि इसमें कुछ 2005 के एक्ट में संशोधन कर दिया गया था और संशोधन करके प्रावधान कर दिया गया कि आप केंद्र सरकार के द्वारा जो अवधि निर्धारित की जाएगी उसके अनुसार ही कार्य करेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो चेंज हुआ था इसको लेकर के आइए अब प्रश्न पे आते हैं। अब यहां देखिए हाँ कि निम्न कौन सा कथन गलत है? गलत कथन की पहचान करना। इनकी नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, गलत हो गया क्योंकि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। फिर है कि केवल प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं। तो ये तो हमें पता ही है कि इसमें यही 3 लोग होते हैं। ठीक है, फिर तीसरा है कि वे पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होते हैं लेकिन आयु सीमा 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह भी सही है कि उनकी पुनर्नियुक्ति हो सकती है लेकिन आयु सीमा 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर एक निम्नलिखित कौन सा कथन गलत है? तो पहला गलत है, तो ये दोनों गायब हो गए। केवल अच्छा ये ध्यान रखना है कि 65 पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होते हैं, पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होते हैं। आयु सीमा भी 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये भी निर्धारित ही है। तो विपक्ष के नेता और केंद्रीय कैबिनेट मंत्री केवल सेकंड ऑप्शन सही है, तो केवल 2 वाला ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और इस सीरीज में हम ये भी ध्यान रखते हैं कि आप लोगों को मैपिंग का भी अच्छी तैयारी कराई जा सके, तो इसलिए हम इस सेशन में 2 मैप के भी क्वेश्चन रखते हैं, एक इंडिया का मैप और एक वर्ल्ड का मैप। तो ये हमारा वर्ल्ड मैप का क्वेश्चन है। प्रश्न है फारस की खाड़ी से अर्थात गल्फ ऑफ पर्सिया से, गल्फ ऑफ पर्सिया से सीमा बनाने वाले देशों की पहचान कीजिए। बाउंड्री बनाने वाले कौन कौन से देश गल्फ ऑफ पर्सिया से बाउंड्री शेयर करते हैं, उनकी पहचान करनी है। पहला है सऊदी अरब, दूसरा है यूएई, तीसरा है बहरीन, चौथा है कुवैत और 5वां है इराक। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही है? तो ए है कि केवल 1, 2, 3 अर्थात सऊदी अरब, यूएई और बहरीन अर्थात कुवैत और इराक शामिल नहीं करते। ऑप्शन बी कह रहा है केवल 2, 3, 4 अर्थात सऊदी अरब नहीं है और इराक नहीं है। और ऑप्शन सी है कि केवल 2, 3, 4, 5 अर्थात सऊदी अरब को छोड़ करके सभी देश गल्फ ऑफ पर्सिया से सीमा साझा करते हैं। और ऑप्शन डी है कि उपयुक्त में से सभी देश गल्फ ऑफ पर्सिया से सीमा साझा करते हैं। आइए अब इसका मैप देखते हैं। आप लोगों को थोड़ा इसमें हम आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी बताएंगे। यहां ध्यान रखिए ये गल्फ ऑफ, ये पर्सियन गल्फ है और ये गल्फ ऑफ ओमान है। ये ध्यान रखिएगा कि जो गल्फ ऑफ ओमान है यही आगे अरब सागर में खुल जाता है। तो गल्फ ऑफ ओमान और पर्सियन गल्फ के बीच में जो स्ट्रेट है उस स्ट्रेट का नाम क्या है? स्ट्रेट ऑफ हर्मुज। हर्मुज स्ट्रेट गल्फ ऑफ ओमान और पर्सियन गल्फ को कनेक्ट करता है। अब यहां प्रश्न है कि पर्सियन गल्फ से बाउंड्री शेयर करने वाले देश कौन कौन से हैं? तो इधर देखिए पर्सियन गल्फ के ऊपर में एक देश है ईरान, इधर आते हैं ईरान के बाद तो यहां देखिए इतना थोड़ा सा बाउंड्री शेयर करता है इराक।
दिख रहा है आप लोगों को। फिर उसके बाद यहां पर देखिए कुवैत सिटी है, कुवैत, ये भी साझा करता है। फिर यहां देखिए सऊदी अरबिया है, ये तो बड़ा लंबा सा बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। सऊदी अरबिया के बाद देखिए यहां पर बहरैन है, ठीक है। फिर यहां देखिए कतर है और यहां पर यूएई है। अब यहां पर एक देश है ओमान। क्या ओमान गल्फ ऑफ पर्सिया से सीमा साझा करता है? और अगर आप लोगों को नहीं पता है, क्योंकि यहां तो आप लोग अगर स्ट्रेट देखें तो यहां पर ओमान आपको खत्म दिख रहा है और बीच में यूएई दिख रहा है ये, लेकिन सावधान हो जाइए, यहां से प्रश्न बनाए जा सकते हैं और ये मुश्किल हो सकता है। ये जो आप लोगों को रीजन दिख रहा है, ये वाला, इसके साथ ये कलर मैच कर रहा है, यह भी ओमान का ही भाग है, ठीक है। तो ओमान का ये जो भाग है, ये गल्फ ऑफ पर्सिया से सीमा साझा करता है। इसीलिए मुख्य रूप से ओमान तो नहीं, ओमान का मुख्य भाग तो नहीं, लेकिन ओमान का एक भाग, जैसे हम लोग जानते थे ना कि जब 1948-47 में पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान दो भाग, दो अलग अलग क्षेत्रों में था, एक भारत के पूर्व में था, एक पश्चिम में था। उसी तरीके से ओमान भी है, सऊदी अरब यूएई के नीचे भी ओमान है और यूएई के ऊपर भी ओमान है। तो ये जो ऊपर वाला ओमान है वो गल्फ ऑफ पर्सिया से सीमा साझा करता है। तो कौन कौन से देश हो गए? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरैन, कतर, यूएई और ओमान। तो इतने देश गल्फ ऑफ पर्सिया से सीमा साझा करते हैं। गल्फ ऑफ पर्सिया और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है हरमुज स्ट्रेट। और गल्फ ऑफ ओमान में कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं? तो यहां पर 3 देश हैं, ये बहुत आसान सा है। यहां पर एक यूएई है, दूसरा ऊपर से ईरान है और तीसरा नीचे से ओमान है। तो गल्फ ऑफ ओमान में 3 देश सीमा साझा करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस मैप को देखा। आइए अब प्रश्न पे आते हैं। तो सऊदी अरब को हमने देखा, हाँ सऊदी अरब सीमा साझा करता है, यूएई भी करता है, बहरैन भी करता है, कुवैत भी करता है और इराक भी करता है। तो इस तरीके से उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। आइए अब अगले मैप की ओर देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला ये प्रश्न अक्सर चर्चा में रहता है और अभी तो और ज्यादा चर्चा में आ गया है, समान नागरिक संहिता। और समान नागरिक संहिता हर साल के लिए, ये कोई सिर्फ 2023 के लिए नहीं बल्कि हर साल के लिए यह प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट सेक्शन में काउंट किया जाता है। ये प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। आर्टिकल 44 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स द रेफरेंस टू यूसीसी। कहता है कि संविधान का अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता को संदर्भित करता है। फिर है कि गोवा एंड उत्तराखंड है यूनिफॉर्म सिविल कोड, गोवा और उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता है। सरला मुगदल मामले में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता को मान्यता दी है। अगला ऑप्शन है यूसीसी के कार्यान्वयन से धर्म की स्वतंत्रता और समानता के अधिकार के बीच संघर्ष पैदा हो सकता है। यह ध्यान रखना है, सकता है। प्रश्न को हम लोग, मैंने कहा ना कि हम लोग रिसर्च करके प्रश्न को तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आपका जो इंटेलिजेंसिया है, आपको जो एग्जाम में क्वेश्चन को एलिमिनेट करने की टेंडेंसी है, कैपेसिटी है, वो डेवलप हो सके। अब आइए, इस प्रश्न को आप लोगों ने देख लिया। अब ऊपर दिए कथन में से कौन से सही है, तुरंत इसको घेर दिया करिए। तो अब जान लेते हैं कि क्या है भाई यूसीसी। हालांकि जानते तो सभी लोग होंगे, फिर भी देख लेते हैं। आइए, यूसीसी क्या है कि यूसीसी सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेने और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले कानूनों को एक सामान्य सेट को संदर्भित करता है, चाहे वह किसी धर्म का हो। अर्थात विवाह, तलाक या अन्य कोई भी सामाजिक संबंधों से संबंधित नियम है, उनके लिए सभी धर्म के लोगों, सभी संप्रदाय के लोगों के लिए एक समान कानून की बात की जाती है यूनिफॉर्म सिविल कोड में, ठीक है। अगला है आर्टिकल नंबर 44। हम लोग जानते हैं कि संविधान का जो आर्टिकल 44 है वह किसकी बात करता है? वह कहता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान
नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। अर्थात आर्टिकल 44 जो डीपीएसपी का आर्टिकल नंबर 44 है वो राज्य को कहता है कि राज्य इसको इंप्लीमेंट करने का प्रयास करेगा। करेगा मतलब बाध्यकारी नहीं कि अभी कीजिए, लेकिन जब परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो राज्य इसको करे। ठीक है। फिर है कि गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां समान नागरिक संहिता है। गोवा भारत का एकमात्र राज्य है, और चूंकि हमें पता है कि अभी उत्तराखंड और गुजरात इन दोनों जगह पर राज्य सरकारें समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए कोई ड्राफ्ट पॉलिसी लेकर के आई थी, इसलिए समान नागरिक संहिता और ज्यादा चर्चा में आ गया था। लेकिन अब ये ध्यान रखना है कि भारत में एकमात्र गोवा ही ऐसा राज्य है जहां पर पहले से ही समान नागरिक संहिता अर्थात सभी धर्म के लोगों के लिए एक समान कानून पहले से ही लागू है, दूसरा कोई राज्य अभी नहीं है। फिर है कि शाहबानो मामला में, शाहबानो चर्चित केस हुआ था, हम लोग जानते हैं राजीव गांधी के दौर में कि उस समय एक महिला को, एक मुस्लिम महिला को उनके पति ने तलाक दिया, और मुस्लिम महिला शाहबानो जो थी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया कि मुझे तलाक के बाद मेरी खर्चों का वहन किया जाना चाहिए मेरे पति द्वारा। तो ये बहुत फेमस केस हुआ था। लेकिन चूंकि मुस्लिम रिलीजन में या उनके जो कानून होते हैं उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि तलाक के बाद पति पत्नी का खर्च उठाए, तो ये एक धार्मिक कानून के आधार पर चल रहा था। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, शाहबानो मामले में, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को महत्व देते हुए यह आदेश दिया था, संसद को निर्देश दिया था कि वह 1985 में मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम के मामले में एक यूसीसी तैयार करें जिसे शाहबानो मामले के नाम से जाना जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सरकार को, संसद को, कि आप यूसीसी लागू करें देश में, और इस शाहबानो केस को, शाहबानो को उनका जीवन भत्ता दिया जाना चाहिए उनके पति के द्वारा। हालांकि राजीव गांधी सरकार ने इसको एक्ट बना करके और इसको खारिज कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नल एंड वॉइड कर दिया था, काफी विवादित रहा था। आप लोगों को पता है कि जो वर्तमान के केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान सर इसी मामले में राजीव गांधी के खिलाफ उनके मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दे दिए थे। अब यह है यहां पर कि सरला मुद्दल बनाम भारत संघ, ये 1995 का केस है। में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने इस्लाम में धर्मांतरण करके दूसरी शादी करने की प्रथा के खिलाफ सिद्धांतों को निर्धारण किया, जिसमें पहली शादी को भंग नहीं किया गया था। अब यहां पर ये समस्या ये आ गई थी कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज लोग जो होते थे वो क्या करते थे कि एक शादी, चूंकि वो दूसरे धर्म के होते थे, इस्लाम के नहीं होते थे, लेकिन वो एक शादी करने के बाद बेसिकली हिंदू होते थे, और वो बिना पहली पत्नी से तलाक लिए दूसरी शादी करने की कोशिश करते थे, और इसके लिए वो स्वयं को इस्लाम में कन्वर्ट कर लेते थे। हालांकि वो इस्लाम को फॉलो नहीं करते थे, लेकिन वो नाम मात्र के सिर्फ वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए खुद को इस्लाम में कन्वर्ट कर लेते थे। एक फेमस मुद्दा आप जानते ही हैं, जो हमारे फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र जी हैं, उन्होंने हेमा मालिनी से शादी करने के लिए इस्लाम में अपने आप को कन्वर्ट कराया था। तो ऐसी बार बार होती थी ऐसी केसेस। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा कि नहीं भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए, और अगर ऐसा हो रहा है तो यह फैसला द्विविवाह विवाह के मुद्दे पर चर्चा करता है कि विवाह के मामलों में मौजूद व्यक्तिगत कानूनों के बीच संघर्ष और भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 को लागू करता है। यह एक ऐतिहासिक निर्णय था जिसमें समान नागरिक संहिता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, और सभी धर्म के लोगों के लिए एक समान कानून होना चाहिए, वरना लोग सिर्फ व्यक्तिगत लालच के लिए या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के लिए, व्यक्तिगत जरूरतों के लिए धर्म परिवर्तन करके और उस धर्म के प्रति आस्था नहीं रखते हैं, बल्कि सिर्फ वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए उस धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जबकि पालन स्वयं का अपना पुराना धर्म ही करते रहते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। इसीलिए देश में एक समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। यूसीसी के कार्यान्वयन से धर्म की स्वतंत्रता और समानता के अधिकार के बीच संघर्ष पैदा होने की संभावना है। ये कुछ जो संविधान के विशेषज्ञ होते हैं ऐसा मानते हैं कि जो संविधान में जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है आर्टिकल नंबर 25 से 28 के बीच में, यह हर व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने, उसको प्रसार करने और स्वैच्छिक रूप से उसको फॉलो करने की अनुमति देता है। लेकिन यूसीसी क्या करता है, समान नागरिक संहिता क्या करता है? समान नागरिक संहिता कहता है कि आप अपने सामाजिक
मुद्दों में, समाज के इशू पर, विवाह तलाक के संदर्भ में जो आपके धार्मिक कानून है वो नहीं चलेंगे, बल्कि उसके लिए राज्य द्वारा बनाए गए कानून आपको फॉलो करने होंगे। तो ऐसे में जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वह यूसीसी से कहीं ना कहीं थोड़ा कंट्राडिक्शन कर जाता है। अब यहां पर ध्यान ये रखना है कि हमें किसका चयन करना है, यूसीसी का चयन करना है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में थोड़ी लिमिटेशंस की जा सकती है। और हम जानते हैं कि इस धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर भी युक्त प्रतिबंध का प्रावधान है, लेकिन अभी तक सरकारों ने ऐसा कोई साहस नहीं दिखाया है, इसीलिए समान नागरिक संहिता अभी भी हमारे देश में लागू नहीं है। चलिए आइए प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न कह रहा है कि संविधान का आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता को संदर्भित करता है, तो यह सही है। गोवा और उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता है, ये गलत है, क्योंकि सिर्फ गोवा में अब तक भारत में समान नागरिक संहिता है, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, गलत। सरला मुद्गल मामले में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता को मान्यता दी है, यह भी सही हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में कहा था कि इससे पहले हालांकि साहबानों में चर्चा हो चुकी थी, लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, समान नागरिक संहिता को लागू किया जाना चाहिए। यूसीसी के कार्यान्वयन से धर्म की स्वतंत्रता और समानता के अधिकार के बीच संघर्ष पैदा हो सकता है। यहां ये लाइन चूज करने के पीछे हमने ऐसा यूपीएससी के प्रश्न को एनालिसिस किया, तो वहां जो भी संभावना वाले जो स्टेटमेंट होते हैं वे मैक्सिमम केस में सही होते हैं। तो सकता है कह रहा है, सकता है मतलब संभावित हो सकता है, तो ऐसे स्टेटमेंट मैक्सिमम केस में सही होते हैं और यहां भी सही है। आप लोग आगे जब टेस्ट लगाते रहे तो इस बात का जरूर ध्यान रखें। तो इस तरीके से 2 गलत हो गया, तो पहला, तीसरा और चौथा, ये कहां ऑप्शन है, पहला, तीसरा और चौथा ये सही है। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यह प्रश्न चूंकि नाटो के संदर्भ में है और जब से रसिया यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तब से नाटो और ज्यादा चर्चा में, लाइमलाइट में आ गया है, तो नाटो को आप लोग बहुत बेहतर तरीके से तैयार जरूर कर लेंगे। आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। With reference to North Atlantic Treaty Organization NATO, consider the following statements. कहता है, it is the military alliance established by Washington Treaty. NATO यह वाशिंगटन संधि द्वारा स्थापित एक सैन्य गठबंधन है। फिर कहता है, NATO has only once invoked collective defense clause. यह कहता है कि नाटो ने केवल एक बार सामूहिक सुरक्षा उपवाक्य लागू किया है। गठबंधन के फैसले 2/3 सदस्यों के बहुमत से लिए जाते हैं और नाटो के बजट में अमेरिका का योगदान लगभग 1/4 है, 1/4 है। अगला ऑप्शन है, नाटो का संरक्षण इसके सदस्यों के गृह युद्ध या आंतरिक तख्तापलट को समाहित नहीं करता है। तो ये 5 ऑप्शंस हैं, इसमें से आपको क्या बताना है कि ऊपर दिए कथन में से कौन सा कथन सही है। नाटो को बेहतर तरीके से तैयार करना है आपको, ठीक है। आइए इसका डेफिनेशन देखते हैं। नाटो, इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देश द्वारा सोवियत संघ के खिलाफ जब नाटो बना था 1949 में, तो उस समय सोवियत संघ, जो कि उस समय सोवियत संघ और यूएसए दोनों के बीच में प्रतिद्वंदिता चल रही थी वर्चस्व की, इसलिए दोनों ने अपनी अपनी सुरक्षा के लिए 2 ग्रुप बनाए, 2 मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाए। अमेरिका ने वेस्टर्न यूरोप को उसमें शामिल करते हुए नाटो बनाया और उसी तरीके से रसिया ने, जो कि उस समय यूएसएसआर था, यूएसएसआर ने कुछ पूर्वी देशों को शामिल करते हुए वर्सा पैक्ट बनाया। और ये दोनों मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन आपस में दुनिया में कहीं भी युद्ध होता था तो वहां पर ये उलझ जाती थी। तो उसी में 1949 में नाटो की स्थापना सोवियत संघ के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया था। इसे उत्तरी अटलांटिक ट्रीटी, जिसे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी या वाशिंगटन ट्रीटी भी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है 2 बातें, स्थापना 1949 नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी या वाशिंगटन ट्रीटी, और इसे यह क्या है, सैन्य गठबंधन है। स्थापित क्यों किया गया था, सोवियत संघ के खिलाफ सुरक्षा के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। वर्तमान में इसमें 30 देश सदस्य हैं और हमें पता ही है कि रशिया और यूक्रेन वार में जो रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह भी माना जाता है कि यूक्रेन नाटो का मेंबर होना चाहता था और रशिया को लगता था कि अगर यूक्रेन नाटो का मेंबर हो गया तो नाटो देशों की जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, उनके जो हथियार हैं, वे अब रशिया के सीमा के पास आ जाएंगे।
क्योंकि यूक्रेन रशिया से बहुत बड़ा सीमा सटा है। तो इसीलिए यूक्रेन को बार बार रशिया ने चेतावनी दी कि आप नेटो में शामिल होने के अपने विचार को छोड़ दीजिए, लेकिन यूक्रेन ने उसको अवहेलित किया, उसको ध्यान नहीं दिया। तो फाइनली रशिया को यूक्रेन पर अटैक करने के लिए बाध्य होना पड़ा। आइए, ये एक पर्सपेक्टिव है, ये कोई ओपिनियन नहीं है। इसका मूल सदस्य बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त अरब अमेरिका थे मूल सदस्य, शुरुआत वाले। मुख्यालय कहां है नेटो का? ये ब्रुसेल्स में है, बेल्जियम में नेटो का मुख्यालय है। केवल एक बार अब तक नेटो ने अपने आप को उसका जो आर्टिकल नंबर 5 है, जो सामरिक सुरक्षा के लिए एक आर्टिकल है नेटो की ट्रीटी का, वह पहले एक ही बार अब तक एक्टिव किया गया है। वो कब एक्टिव किया गया है? जब अमेरिका पर 9/11 का आतंकवादी हमला हुआ था, तब अमेरिका ने पहली बार और एकमात्र बार नेटो के आर्टिकल नंबर 5 को एक्टिव किया था। और इस तरीके से नेटो के सभी देश सामूहिक रूप से उस अभियान में अमेरिका के साथ देने के लिए बाध्य होकर के और उसके उस अभियान में सहयोगी बने थे। तो पहली बार, एकमात्र बार ये 9/11 के हमले के बाद ही यूज किया गया है। गठबंधन के निर्णय सर्वसम्मत और सहमति से होने चाहिए। कोई भी निर्णय अगर होता है तो उसमें अगर कोई भी एक भी सदस्य उस निर्णय के खिलाफ वोट दे देता है तो वो निर्णय रद्द मान दिया जाता है। अर्थात नेटो हमेशा सर्वसम्मत और सर्वसहमति के सिद्धांत पर कार्य करने वाला ऑर्गेनाइजेशन। फिर है कि नेटो को उनके सदस्यों द्वारा वित्त पोषित किया जाता है। यूएसए मोटे तौर पर योगदान देता है, मतलब बड़ा योगदान देता है। नेटो के बजट का 3/4। नेटो का संरक्षण सदस्यों के गृह युद्ध या आंतरिक तख्तापलट तक नहीं है। अब यह ध्यान रखना है कि नेटो हमेशा बाहरी हमले से सुरक्षा प्रदान करता है। आंतर में अगर देश के अंदर कोई गृह युद्ध चल रहा है, तख्तापलट हो रही है, तो उसमें नेटो इंटरफेयर नहीं करता है सदस्य देशों में। लेकिन नेटो के किसी भी देश पर अगर कोई बाहरी देश ने हमला किया है तो नेटो सामूहिक सुरक्षा की गारंटी लेता है और सभी देश मिलकर के उस बाहरी देश पर हमला करते हैं। अब यहां पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को ट्रिक भी समझना है कि यह वाशिंगटन ट्रीटी द्वारा स्थापित एक सैन्य गठबंधन है, ये तो सही है। नेटो केवल एक बार सामूहिक सुरक्षा उपाय लागू किया गया है, वो हमें पता ही है। 9/11 के हमला के बाद एक बार ही अब तक नेटो का आर्टिकल नंबर 5 एक्टिव किया गया था। गठबंधन के फैसले 2/3 सदस्यों के बहुमत से लिए जाते हैं, ये गलत है, क्योंकि गठबंधन के फैसले सर्वसम्मति से लिए जाते हैं नेटो में। और बजट का योगदान लगभग 1/4 है। अब यहां पर आपको थोड़ा ट्रिक लगाना है, थोड़ा समझदारी दिखानी है। जहां भी कोई फिक्स स्टेटमेंट आ जाए डेटा से रिलेटेड कि अमेरिका 1/4 देता है, 2/4 देता है, 5/4 देता है, तो ऐसे स्टेटमेंट अधिकतम केस में गलत होते हैं, जो कि यहां पर हम लोगों ने देखा है कि अमेरिका कितना देता है? 3/4। तो प्रश्न बनाते समय हमने यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस किया है और फिर हम लोगों ने इसको डिसाइड किया है कि यह प्रश्न आपको दिया जाना चाहिए था, ताकि आप इसको समझ सके कि जब भी कोई डिजिट दिया जाता है तो मैक्सिमम केस में वो डिजिट अगर सर्टेन डिजिट है तो वो गलत होता है। फिर है कि नेटो का संरक्षण इसके सदस्यों के गृह युद्ध या आंतरिक तख्तापलट को समाहित नहीं करता है, यह स्टेटमेंट भी सही है। नेटो हमेशा बाहरी हमले से सुरक्षा करता है, आंतरिक हमले से सुरक्षा नहीं करता है। तो इस तरीके से 1, 2 और 5 कहां है? ऑप्शन 1, 2 और 5, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने एक ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपकी इकोनॉमी की समझ को बेसिकली टेस्ट करता है। और इस प्रश्न को शामिल करने का एक पर्पस भी यही था कि आप इकोनॉमी की कितनी समझ रखते हैं। बेसिक समझ से, चूंकि बेसिक समझ से ही यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है, तो आपको इकोनॉमी की बेसिक समझ है कि नहीं, इसीलिए यह प्रश्न शामिल किया गया है। इफ द यूएस सेंट्रल बैंक रिड्यूसेस देयर इंटरेस्ट रेट, देन इट मे लीड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इन द इंडियन इकोनॉमी। अगर यदि अमेरिकी सेंट्रल बैंक अपनी ब्याज दर को कम कर देता है तो इससे भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या प्रभाव पड़ेगा? अब यहां पर आप लोगों को अगर पता है तो पहला है रुपये का अवमूल्यन हो जाएगा, रुपीज डिप्रिसिएशन हो जाएगा, रुपीज अप्रिसिएशन हो जाएगा, अर्थात रुपए की
अधिमूल्यन हो जाएगा। यहां ट्रांसलेशन थोड़ा सा इधर हो गया है। तीसरा है निवेशकों का भारत में आना, इन्वेस्टर्स भारत की ओर आएंगे, इन्वेस्टर्स मूविंग टू इंडिया हो जाएंगे। और चौथा है इंक्रीज इन मनी सप्लाई, धन की आपूर्ति में वृद्धि होगी। अगर आप लोग इकोनॉमी जानते हैं, बेसिक टर्म जानते हैं, तो कोई भी दुनिया का निवेशक उसी देश में पैसा निवेश करना चाहेगा जहां पर उसे अधिकतम इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और यहां पर प्रश्न कह रहा है कि यदि अमेरिकी सेंट्रल बैंक अपनी ब्याज दर कम कर देता है, तो जब अमेरिकी सेंट्रल बैंक अपना ब्याज दर कम करेगा तो इन्वेस्टर्स क्या करेंगे? अब वहां पर उनको चूंकि ब्याज दर कम है तो उनको पैसा प्रॉफिट कम हो रहा है, तो क्या करेंगे? अमेरिका से अपना पैसा निकाल लेंगे और किसी उस देश में इन्वेस्ट करेंगे जहां पर की इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? निवेशकों का भारत में आना संभावित हो सकता है। देखिए यहां पर रुपए का अवमूल्यन, रुपए की सराहना, ये दोनों तो मतलब अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन, ये ऐसा तो कुछ तत्काल नहीं होने जा रहा है, लेकिन निवेशकों का भारत में आना, इन्वेस्टर्स यूएसए से पैसा निकाल करके भारत की ओर मूव कर सकते हैं। अगला और लास्ट ऑप्शन है इंक्रीज इन मनी सप्लाई, मनी सप्लाई में वृद्धि हो सकती है। तो मनी सप्लाई में वृद्धि से क्या समझ है, ये आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्रीज इन मनी सप्लाई, धन की आपूर्ति में वृद्धि से क्या तात्पर्य है। क्या विदेशी इन्वेस्टर्स के आने से धन की सप्लाई बढ़ जाती है, या आरबीआई अगर भारत में मॉनेटरी सप्लाई बढ़ाती है तो धन की आपूर्ति में वृद्धि होती है, या कोई व्यक्ति बैंक से पैसा निकाल करके मार्केट में यूज करता है तो मनी सप्लाई में वृद्धि होती है। इसको कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा कि निवेशक यूएसए से पैसा निकाल करके भारत की ओर मूव कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने आज अपने इस क्वेश्चन को, चूंकि मई और जून का अभी चल रहा है, उसके बाद हम पूरे करंट अफेयर के इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे ताकि आपका पूरे एक साल का करंट अफेयर बेहतर तरीके से तैयार हो सके। आप हमारे इस अभियान को सहयोग दें, इससे जुड़े और मैक्सिमम इसको शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।